नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज रिसर्च एप्टीट्यूड का थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में हम स्टेप 4 पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यायादर्श या प्रदर्शन चयन परिभाषा है गुड और हेड के अनुसार एक न्यायाधीश, जैसा कि नाम से स्पष्ट करता है, कि संपूर्ण समूह का एक निम्नतम प्रतिनिधित्व है। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य वास्तविकता को जानना है, यानी कि जो फैक्ट होते हैं उनको जानना होता है। समष्टि पॉपुलेशन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने से पहले हमको यह जान लेना कि समष्टि या जनसंख्या क्या होती है। यह उन प्रतिभागियों का समूह है जिनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ शोध के अनुसार मनुष्य, घर, फैक्ट्री कुछ भी हो सकता है। यदि पॉपुलेशन की गणना की जा सके, यदि संख्या बहुत ज़्यादा है या जिनकी गणना की जा सके, तो उनको असीमित जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या के बारे में जो भी आंकड़ा या सांख्यिकी पहले से उपलब्ध होते हैं या फिर जिनकी हम उपकल्पना करते हैं, उनको हम पॉपुलेशन या पिरामिड कहते हैं। न्यायादर्श चयन की आवश्यकता। न्यायादर्श व्यय में कमी। न्यायादर्श का उपयोग सर्वेक्षण में अधिक होता है। यहाँ असीमित धन, समय, व्यक्तियों एवं साधनों से एक जनसंख्या के बारे में किसी चर प्रस्तुत करना पड़ता है। सीमित साधनों से सीमित समय में कम संपन्न नहीं होगा। दक्षता में वृद्धि। परिणाम एवं उनको प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय के अनुपात को दक्षता कहते हैं। यदि सभी अध्ययन करने से परिणाम में कुछ त्रुटि रह गई हो या व्यय में कमी हो जाने के कारण सर्वेक्षण की दक्षता बढ़ जाती है। परिणाम शुद्धता। परिणाम की शुद्धता। सटीक परिणाम प्राप्त करना अनुसंधान में कार्यरत लोगों की कुशलता पर निर्भर करता है। न्यायादर्श या कानून अभिकल्प का निर्धारण। स्वयं न्यायादर्श जिसको हम सर्वेक्षण करना चाहते हैं, उनकी प्रकृति क्या है, जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो उसकी क्या प्रकृति है। न्यायादर्श का आकार। विलुप्त न्यायादर्श लघु आदर्शों की तुलना में अधिक विश्वसनीय परिणाम है। न्यायादर्श का चयन। न्यायादर्श का चयन कैसे किया जाना चाहिए, यह संभावित विधि द्वारा किया जा सकता है। एक मेथड होता है, उसके द्वारा हम न्यायादर्श का चयन करते हैं। स्टेप 4 5 अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। अनेक संस्थानों और अनिवार्य कर देते हैं कि किसी भी अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकार करने से पहले उनका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। इससे शोध परियोजना का मूल्यांकन करने का आधार प्राप्त हो जाता है। यह मार्गदर्शन और विधि कारण संबंधी औपचारिकताओं के लिए भी आवश्यक है। यह 3 से 7 पृष्ठों का एक दस्तावेज होता है जो शोधकर्ता द्वारा लिखा जाता है। एक रिसर्च होता है, उसके द्वारा यह लिखा जाता है अनुसंधान प्रस्ताव, जो 3 से 7 पृष्ठ का पेज का हो सकता है, ज़्यादा का भी हो सकता है। यह दस्तावेज प्रस्ताव अनुसंधान कार्यरत का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यह अनुसंधान की रूपरेखा की तरह होता है। अनुसंधान प्रस्ताव के कुछ बिंदु हैं। फर्स्ट है अनुसंधान परियोजना की विशिष्ट रूप से आवश्यकता, क्या लाभ होगा एवं कौन लाभार्थी होगा। समस्या का कथन और महत्व संबंधी साहित्य का सर्वेक्षण विधि। किसी संगठन
से सहायता की आवश्यकता, अवधि सुविधाओं में धन की आवश्यकता। स्टेप 6, प्रश्नों का प्रसंस्करण और विश्लेषण। एकत्रित करने के बाद अनुसंधान प्रक्रिया के अगले चरण में प्रदत्त डेटा का विश्लेषण किया जाता है। डाटा के विश्लेषण के लिए उन्हें प्रबंधनीय समूह या तालिका में संगठित किया जाता है। संपादन, डाटा के शोधन या शुद्ध की प्रक्रिया को संपादन कहा जाता है। संपादन का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागी द्वारा यानी कि रिसर्च स्कॉलर द्वारा प्रदत्त किए गए गलत अनुमान, गलत वर्गीकरण और त्रुटियों की पहचान करना एवं उनको कम करना होता है। कूट लेखन, यह अनुसंधान में किसी चर के माप पर निर्भर करता है। कूट लेखन के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डाटा गुणात्मक है या परिमाणात्मक। अगर गुणात्मक डाटा श्रेणीगत या गलत हो सकता है। परिमाणात्मक और स्पष्ट जानकारी को सांख्यिकी मूल्यों में परिवर्तन करने संसाधन किया जाता है। प्रदत्तों का वर्गीकरण, प्रदत्त डेटा का वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह या वर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है। विशेषताओं के अनुसार वर्गीकरण या संख्यात्मक हो सकता है। इसके अलावा वर्गीकरण या तो सरल भी हो सकता है और बहुसंख्यक वर्गीकरण भी हो सकता है। सरल शब्दों में हम केवल एक विशेषता पर विचार करते हैं और संपूर्ण जनसंख्या को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला, जिसमें एक विशेष गुण होता है। दूसरा समूह वह है जिसमें वह गुण नहीं होता है। यानी कि हम डिवाइड कर देते हैं किसी सोसाइटी में। अगर हम दो पक्ष को देखते हैं इसमें किसी सोसाइटी में, तो एक में विशेष गुण होता है एक समूह में और दूसरे समूह में सामान्य गुण होता है। बहुसंख्या की वर्गीकरण, हम एक साथ दो या अधिक विशेषताओं पर विचार करते हैं और डाटा को कई वर्गों में विभाजित कर देते हैं। प्रेरणात्मक डेटा विश्लेषण, यह विधि अच्छी तरह से अभिकल्पित और प्रशासनिक सर्वे के लिए शाब्दिक प्रश्नावली का उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उपकल्पना का परीक्षण, प्रदत्त विश्लेषण करने के बाद जब हम डेटा को प्रदत्त विश्लेषण कर लेते हैं उसके बाद शोधकर्ता में उपकल्पना का परीक्षा करने की स्थिति में होता है। एक रिसर्च स्कॉलर होता है वह उपकल्पना की स्थिति करने के लिए होता है, परीक्षा करने के लिए परिकल्पना को। परिणात्मक अध्ययन में हम यह देखते हैं कि तथ्य उपकल्पना का समर्थन कर रही हैं या उनके विपरीत हैं। मतलब जो हाइपोथेसिस होती है वह हमें सहायता कर रही है या नहीं कर रही है। जैसा कई बार परीक्षा, टी परीक्षा, एफ परीक्षा इत्यादि, यहाँ छात्रों को यह बताना उपयुक्त होगा कि न्यायाधीश के आधार पर, आकार के आधार पर सांख्यिकी परीक्षा दो प्रकार के हो सकते हैं। लघु न्यायाधीश परीक्षा जिसमें न्यायाधीश में इकाइयों की संख्या अधिकतम 30 होती है। न्यायाधीश परीक्षा जिसमें न्यायाधीश में इकाइयों की संख्या अधिकतम 30 से अधिक होती है। स्टेप 7, अनुसंधान रिपोर्ट लेखन। शोध रिपोर्ट का प्रस्ताव निम्न प्रकार के से बताया जाता है। एलिडेज विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रस्ताव की प्रारूप को संक्षेप में दिया गया है। फर्स्ट है व्यापक विभाजन अनुभाग। सेकंड है प्रारंभिक सामग्री, इसमें आता है रिपोर्ट का शीर्षक है, विषय सूची है, सार संग्रह है। और थर्ड है प्रधान भाग, इसमें परिचय आता है, साहित्य समीक्षा आती है, कार्यविधि है, विचार विमर्श है, परिणाम और जो निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं वो है। और फोर्थ है पूरक सामग्री,
संदर्भ या ग्रंथ सूची कहते हैं, इसे परिशिष्ट कहते हैं। अब स्वरूप शैलियाँ देखते हैं क्या हैं। अनुसंधान करते समय उनसे सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और वेबसाइटों की एक सूची बनाएं जिसका प्रयोग किया गया हो। स्रोतों की यह सूची आपकी ग्रंथ सूची बन जाएगी। शोध या पेपर में ग्रंथ सूची को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से दो शैलियों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, अमेरिका साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APT कहते हैं, और दूसरा मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, इसे MLA कहते हैं। पत्र, रिपोर्ट और अकादमिक संबंधों में प्रयोग की जाने वाली मुख्य स्वरूप से लिया है। APP का मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, जबकि MAL का उपयोग उदार कला और मानविकी संबंधों विषय में किया जाता है। उदार है, कला है, संगीत में किया जाता है। APA और MAL दोनों ही निम्नलिखित मूलभूत जानकारी सम्मिलित होती हैं। लेखन का नाम, पुस्तक लेखन का शीर्षक क्या है, और जर्नल शीर्षक, प्रकाशन का वर्ष, प्रकाशन का स्थान, पृष्ठ संख्या, ये सभी होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्रतिभागियों से संबंधित नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं। जानकारी एकत्र करना। शोधकर्ता को सबसे पहले शोध से संबंधित डाटा को इकट्ठा करना होता है, यानी कि जानकारी इकट्ठी करनी होती है जिस विषय में हम रिसर्च कर रहे हैं। प्रतिभागियों को सहमति प्राप्त करने का प्रयास। सहमति किसी व्यक्ति की अध्ययन में भाग लेने की इच्छा को दर्शाती है। सहमति, जब व्यक्ति सहमत हो जाता है तो वह अध्ययन के भागों में इच्छा को दर्शाती है, मतलब कि हमारी इच्छा है किसी चीज़ को करने में। अनुसंधान की अभिकल्प और परियोजना के बारे में जानकारी दी जाती है। संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने। कुछ लोग जानकारी को संवेदनशील एवं गोपनीयता के रूप में मानते हैं। उनकी आयु, वैवाहिक स्थिति आदि के बारे में पूछना उनके निजी जीवन में जाना माना जाता है। यानी कि जो हम रिसर्च करते हैं, यानी कि सामाजिक शोध कर कोई भी रिसर्च स्कॉलर समाज में अगर रिसर्च कर रहा है तो जो उनके व्यक्तित्व के अंदर वैवाहिक जीवन है, परिवार में क्या चल रहा है। कई लोग होते हैं जो बताते नहीं हैं, अपनी छुपाते हैं। गोपनीयता। अनुसंधान में एक प्रतिवादी की जानकारी को दूसरे प्रतिवादी से साझा करना अनैतिक है, ये गोपनीयता है। अब इसके बाद देखते हैं पेपर प्रस्तुति। इसमें हम पेपर है, आलेख है, संगोष्ठी है, संवर्धन है, सम्मेलन है, सेमिनार है और वेबिनार्स है और कार्यशाला पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पेपर प्रस्तुति। पत्र को एक निबंध या सेमिनार में शोध निबंध और पत्रिका को प्रकाशित निबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। यह शोध प्रयास या बौद्धिक अभ्यास का एक परिणाम है। अनुसंधान में शोध पत्र के लिए साहित्य सर्वेक्षण, प्रदत्त संग्रह आदि आवश्यक होता है। आमतौर पर पत्रिका की संपादकीय नीति का अनुसरण करते हैं। वैचारिक पत्र प्रदत्त पत्र आधारित होते हैं। आलेख संवर्धन होते हैं जो आमतौर पर एक विषय का परिचय देते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि इन्हें आलेख कहते हैं। संगोष्ठी, यह आमतौर पर एक औपचारिक सभा है जिसमें विशेषज्ञ किसी भी संबंधित विषय को लघु रूप में संबोधित करते हैं। यानी कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस होता है यूनिवर्सिटी में, और बाद में उस विषयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जो टॉपिक है, जो समस्या चुनते हैं लोग सेमिनार संगोष्ठी के लिए, उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो प्रतिभागी उसमें भाग लेते हैं। संगोष्ठी को एक पत्रिका के रूप में किसी विशेष कार्य पर लेखन से भी परिभाषित किया गया है। फोर्थ है संवर्धन। यह विशेष रूप से एक शैक्षिक सभा होती है जिसमें विशेषज्ञ
संबंधित विषयों को संबोधित करते हैं, फिर उन विषयों से संबंधित उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और फिफ्थ है सम्मेलन। सम्मेलन कई लोगों की एक सभा होती है जिसमें लोग किसी विषय के बारे में विचार विमर्श करते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो विचार विमर्श होते हैं, इसमें सभी सहभागी अपनी अपनी प्रस्तुति भी देते हैं, यानी कि जो इसमें भाग लेता है सम्मेलन में, वह अपना अपना मत, अपना अपना व्यू टॉपिक से रिलेटेड रखता है, बताता है क्या समस्या है, क्या हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो अलग अलग व्यक्ति का इसमें मत होता है। यह एक शैक्षिक सम्मेलन, व्यावसायिक सम्मेलन और अभिभावक और शैक्षिक सम्मेलन या शांति सम्मेलन हो सकता है। छठवां है सेमिनार। किसी विश्वविद्यालय में किसी विषय के विशेषज्ञ की लघु कक्षा से हम कुछ घंटे के नियम समय का अनुशीलन सत्र भी कह सकते हैं। ये साप्ताहिक या मासिक आवृत्ति का भी हो सकता है, यानी कि एक सप्ताह का भी हो सकता है। और हर बार हम संबंधित विषयों या उप विषयों के अलग अलग विशेषज्ञों को बुला सकते हैं। यहाँ पे हम अदर यूनिवर्सिटी से विशेषज्ञ अपने टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर को, बड़े बड़े टीचर को बुला सकते हैं, जिसमें लक्षित श्रोता भी होते हैं। इसमें श्रोता भी लक्ष्य को विषय से संबंधित बोलने का अधिकार होता है, संबंधित होते हैं। सेमिनार संवर्धन मुख्य 2 अकादमिक परिवेश से होता है। 7 है वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंसर। जब सेमिनार या सम्मेलन इंटरनेट की सहायता से आयोजित किए जाते तो उनको वेबिनार या वेब कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। मतलब जो घर बैठे हम किसी सेमिनार को अटेंड करते हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा है, कई स्टूडेंट एजुकेशन के लिए दूरस्थ शिक्षा को प्राप्त करते हैं, दूरस्थ शिक्षा से पढ़ते हैं घर बैठे ऑनलाइन, तो ऐसा ही है। वेबिनार एक ऑनलाइन सेवा है जिनके माध्यम से प्रतिभागी इंटरनेट के माध्यम से TPC/IP कनेक्शनों पर लाइव बैठक, कॉन्फ्रेंस, प्रस्तुतिकरण और प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं। यानी कि घर बैठे ही हम अपना कनेक्शन लाइव बैठकर देख सकते हैं, अपना व्यू मत रख सकते हैं। इस संदर्भ में हम हड्डन एवं शब्दों का उपयोग करते हैं। ये है हड्डन शब्द का रूप का उपयोग करते हैं, जिसमें 36 लोगों के बैठने के लिए स्थान होता है। इसमें वेबिनार में हम मिनिमम 36 लोगों की सभा होती है। वेब कॉन्फ्रेंस के लिए गूगल की नवीनतम मुख्य स्रोतों को प्रौद्योगिकी वेबर्स WEBRTS है। और 8 है कार्यशाला। यह सेमिनार से छोटी एवं ज़्यादा केंद्रीय होती है। जो सेमिनार होता है उससे छोटी होती है और केंद्रित होती है। इससे छात्रों को नए कौशल सीखने का अवसर मिलता है। यह ज़्यादातर यात्रिक शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है और पाठ्यक्रम का घटक भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।